एवरीवन, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आप बहुत ही कॉमन चैप्टर है, सबको पढ़ने को मिलता है। आप सीबीएसई बोर्ड में और एसएससी बोर्ड में, इनफैक्ट बीकॉम में भी पहुंचते हो ना, तो ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे की क्वेरीज आती है कि सर ये जो बिहेवियर कंज्यूमर बिहेवियर वाली थ्योरी का पूरा चैप्टर है, इसमें टोटल 3 थ्योरीज आपको देखने को मिलती हैं। तीनों थ्योरीज में बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। उनको तीनों थ्योरीज पता होंगी, तीनों थ्योरीज का मॉडल पता होता है, बट कंफ्यूजन बहुत रहती है कि अगर आप क्वेश्चन पूछ लो व्हाट इज यूटिलिटी, अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि कार्डिनल अप्रोच क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, तो ये सबसे पहले तो उनके दिमाग में ये बिठाया नहीं जाता है कि कार्डिनल ऑर्डिनल ये दोनों अप्रोचेस हैं क्या। ठीक है, जब आप दोनों अप्रोचेस के बारे में पढ़ लोगे, समझ लोगे, ठीक है, तो अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो ना अपने पूरे सब्जेक्ट को आगे, फिर पूरे चैप्टर को पढ़ते हो, तो वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। लेकिन जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझोगे कि ये थ्योरी का पूरा कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला, क्यों निकला, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है, तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। बहुत कंफ्यूजन दिमाग में रहती है। आज इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि ये कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी है क्या एक्चुअल में। ठीक है, और कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी को जब आप यूटिलिटी पे पहुंचोगे, उससे पहले आप ये जानोगे कि इसका पूरा पूरा हिस्ट्री रहा क्या, क्या पूरा इसका सिनेरियो रहा है, क्या इसकी करंट सिचुएशन है, ये एप्लीकेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात बोल दूं कि यहां पर ये मेंशन है कि अगर कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी को पढ़ना है, ठीक है, तो ये वीडियो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर 12th के लिए कंज्यूमर बिहेवियर, कई बार मेरे को आती क्वेरी, सर 12th में कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दीजिए। बीकॉम में भी कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी है, ठीक है, बस चैप्टर का नाम वहां कंज्यूमर बिहेवियर ना होकर के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो समझने की कोशिश ये करो, नाम अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है, पढ़ना एक ही चीज है, आपको अलग अलग कुछ भी नहीं है, सारी चीज एक है, एक ही चीज पढ़नी है, कुछ अलग नहीं पढ़ना। इज दैट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हमको पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो एक छोटी सी आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, आपका जो ये कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी है, इसके अंदर सबसे पहले हुआ क्या एक्चुअल में। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत लिखा हुआ है, ठीक, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। फिर आता है यूटिलिटी, जो इसमें सबसे ज्यादा डिस्कस की जाने वाली चीज है, और यही एक चीज है जिसके बेसिस पे ये सारी चीजें होती हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि मैं एक कंज्यूमर मान लेता हूं। जब भी मैं ये पढ़ूंगा ना, तो आप अपने आप को एक कंज्यूमर मान लो। आप समझो कि आप एक कंज्यूमर हो, ठीक है, आप गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हो। अब कंज्यूमर होने के नाते सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक कंज्यूमर हो और आप गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हो, बट करते ही क्यों हो? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों कंज्यूम करते हो, क्यों? क्योंकि आपको चाहिए क्या? सेटिस्फैक्शन। क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन। चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको चाहिए सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन की वजह से आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हो। और किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को ही क्यों कंज्यूम करते हो? अगर आपको सेटिस्फाई होना है, ठीक है, तो उसका सिंपल सा एक आंसर होता है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के पास क्या होती है? सेटिस्फैक्शन पावर होती है। क्या होती है? सेटिस्फैक्शन पावर, विच इज ऑल्सो नोन एज यूटिलिटी, विच इज ऑल्सो नोन एज यूटिलिटी। गुड्स एंड सर्विसेज को हम इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, हमें संतुष्टि चाहिए होती है, ठीक है, हमें मानसिक पीड़ा हो रही होती है, शारीरिक पीड़ा हो रही होती है, इसलिए हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। अब जब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज में सेटिस्फैक्शन पावर होती है, किसी भी ये वांट को सेटिस्फाई करने की पावर होती है उसके पास, और वही पावर उसकी यूटिलिटी कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। हुआ यूं कि इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी को लेकर के स्टार्टिंग में, मैं स्टार्टिंग पीरियड की बात कर रहा हूं, जब इकोनॉमिक्स का पूरा यूं समझ लें प्रारंभिक काल जिसे कहते हैं, इनिशियल पीरियड चल रहा था, ठीक है, ये आप कह सकते हो क्लासिकल और नियो क्लासिकल, ठीक है, तो यूटिलिटी को लेकर के काफी ज्यादा मतभेद होने लगे हैं। अब आप देखोगे कि क्वेश्चन में यूटिलिटी को लेकर के मतभेद कैसे हो रहे हैं, यानी कि जो हमारे क्लासिकल है, नियो क्लासिकल है और मॉडर्न है, इन तीनों में कैसे पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा।
तो यूटिलिटी को सबसे पहले आएगा एक अप्रोच जिसको आप कहोगे कार्डिनल अप्रोच, विच इज ऑल्सो नोन एज गणनावाचक दृष्टिकोण। हिंदी में अगर कहें तो गणनावाचक दृष्टिकोण होगा, ठीक है। दूसरा अप्रोच जो आप पढ़ते हो अपनी बुक में, वो पढ़ते हो ऑर्डिनल अप्रोच, विच इज ऑल्सो नोन एज क्रमवाचक, ठीक है। क्रमवाचक दृष्टिकोण, हिंदी मीडियम वाले क्रमवाचक, सीरियल नंबर रैंकिंग समथिंग लाइक, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हुआ क्या, गणनावाचक दृष्टिकोण जो है वो क्या कहता है और जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है वो क्या कहता है, इन दोनों के बीच में क्या थॉट अलग अलग हैं, किन बातों पे ये दूसरे एक जैसे दिखते हैं और किन बातों पे ये अलग अलग दिखते हैं, पहले इसको समझ लो। यूटिलिटी का जितना भी आप प्रिंसिपल, जितने भी प्रिंसिपल इसके अंदर हैं, थेरीज हैं, वो सारी पढ़ने से पहले आप यूटिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लो, आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यूटिलिटी पे दो आपको अप्रोचेस देखने को मिलते हैं, विच इज नोन एज कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। अब हम कार्डिनल अप्रोच को समझेंगे कि कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है, क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ऑर्डिनल पे जाएंगे, पॉइंट वाइज समझना है एक एक करके, ठीक है। द कार्डिनल अप्रोच इज अ ग्रुप ऑफ क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट who look at the utility from a different point of view। अब इसमें क्या समझने वाली चीज है वो ध्यान से सुनना, ठीक है। एक ग्रुप है किसका, क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, यानी कि आपके प्रतिष्ठित और नौ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का एक ग्रुप है, इनको हिंदी में प्रतिष्ठित और नौ प्रतिष्ठित बोलते हैं, यानी क्लासिकल और नियो क्लासिकल, इन दो स्कूल्स के जो इकोनॉमिस्ट थे उनका ग्रुप है जो कार्डिनल अप्रोच को सपोर्ट करता है कि हाँ ये थ्योरी जो इसमें जो ये कार्डिनल अप्रोच है ये सही है, ठीक है। दिस अप्रोच प्रेजेंट द लॉजिक ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी। अब यहां पर देखना एक बात, ये जो ग्रुप है ये लॉजिक क्या देता है कि यूटिलिटी को मेजर करना चाहिए। ध्यान से समझना, यहीं पे पॉइंट ऑफ व्यू है, यही आगे चल के अभी दोनों के टकरार का कारण बनेगा कि मेजर करना चाहिए यूटिलिटी को। दैट इज, इट एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ठीक है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, इन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी को माप सकते हैं, लाइक अदर यूनिट्स, मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, जैसे जैसे मैंने कहा किसको मापते हो ना, किलोमीटर में, ठीक है। तो किलोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, ये सारे हो गए, सेंटीमीटर हो गया। ठीक इसी तरीके से इन्होंने यूटिलिटी को भी एक मापने के लिए, एक यूं कह सकते हैं कि यूटिलिटी को मेजर करना बोल दिया, कि यूटिलिटी को भी अदर थिंग्स की तरह हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, इट कंसीडर यूटिलिटी इज इन कॉमोडिटी। अब यहां ध्यान से समझना, इट कंसीडर यूटिलिटी इज इन कॉमोडिटी, किसकी बात बोली जा रही है, कि इन्होंने क्या कहा है कि यूटिलिटी जो है वो वस्तुपरक है, यानी कि जो यूटिलिटी है वो गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर होती है, ठीक। अब ये सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी धीरे धीरे, ध्यान से पहले समझ लो कि कार्डिनल अप्रोच के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो उन्होंने अपने उसमें लाइट दिए हैं जिसपे, और कहा है कि ये पॉइंट जरूरी हैं ताकि आप यूटिलिटी को समझ सको। पहला पॉइंट तो ये है कि क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये ग्रुप है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये यूटिलिटी को मेजर करने की बात बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि यूटिलिटी को ये कॉमोडिटी के अंदर मानते हैं, यानी ये बोलते हैं कि जो यूटिलिटी है वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट ये है कि economists who support this approach to measure utility gave a scale called util। सिंपल सी बात है भाई, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को आपने बोल दिया कि ये मेजरेबल है, तो मेजर करने के लिए उसके लिए कोई यूनिट दो। अगर मैंने कहा डिस्टेंस मेजर की जा सकती है, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको यूनिट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपने कहा हाँ है, किलोमीटर है, डेकामीटर है, हेक्टोमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है, ये सारी हमने यूनिट दे दी। अब इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने ये कह दिया कि आप यूटिलिटी को भी मेजर कर सकते हो, तो मैं यही बोलूंगा ना कि ठीक है मैं यूटिलिटी को मेजर कर सकता हूं, लाओ यूनिट दो। तो इन्होंने कहा हम यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट दे रहे हैं विच इज नेम एज यूटिल, जिसको आप क्या कहोगे, यूटिल कहोगे। जैसे अगर आपको किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज से एक यूटिल मिला, दो यूटिल मिला, तीन यूटिल मिला, ऐसे वो बोलेंगे कि हम यूटिल में मेजर करेंगे। यूटिलिटी, लिटी का टी वाई काट दिया, यूटिल कर दिया, बोला हाँ इसके लिए यही मेजरमेंट यूनिट हो गई, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है, दिस अप्रोच द जर्मन राइटर, अब ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्लास में कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, क्योंकि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं ना, मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया, उनसे कहते हैं सर ये सब थोड़ी ना पढ़ाया जाता है। प्रॉब्लम यही है तुम लोगों के साथ, तुम लोग फैक्ट्स नहीं पता करना चाहते हो, तुम लोग जानना नहीं चाहते हो, जब तक तुम फैक्ट्स नहीं पता करोगे तब तक क्या होगा,
तुम बस रट्टा मार रहे हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, द जर्मन राइटर हर्मन गोसेन, क्या नाम है इनका, हर्मन गोसेन, फर्स्ट प्रोपाउंडेड द थ्योरी इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। हर्मन गोसेन का नाम याद रखना। उसके बाद व्हाट वी नो नाउ एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। हर्मन गोसेन ने 19th सेंचुरी में, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के एक सिद्धांत दिया या एक थ्योरी प्रोपाउंड की जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, एक एक चीजें सारी 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 चीजें क्लियर होंगी तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है। कोई चीज तुम्हारी डाउट क्लियर ना हो तो मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं। अनदर नेम ऑफ दिस प्रिंसिपल इज एज फॉलो। अब यहां पर कुछ प्रिंसिपल्स के नाम दे रखे हैं मैंने, ठीक है। ये सारे प्रिंसिपल एक ही हैं सबके, बस इसके क्या है, ये सिनोनिम्स हैं, ये नेम्स हैं, सारे के सारे ये नेम्स हैं, ध्यान से समझना। डिमिनिशिंग रिटर्न रूल, हरमन का जो रूल अभी आपने पढ़ा ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, उसी का ये सिनोनिम्स है। आप ये सारे नाम आ जाएं तो कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सी थ्योरी पूछ लिया, ये एक ही थ्योरी की बात हो रही है। फिर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर है गोसेन फर्स्ट लॉ, फिर है मार्जिनल यूटिलिटी लॉ और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। ये पांच के पांच नाम सारे के सारे एक ही थ्योरी के हैं, विच नेम एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपसे बोल दे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या आपसे बोल दे डिमिनिशिंग रिटर्न रूल, या आपसे बोल दे गोसेन फर्स्ट लॉ, या आपसे बोल दे मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, सब सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसके अनदर नेम्स ऐसे हैं, पेपर में कई बार पूछ लेता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कार्डिनल अप्रोच के बारे में। देखो कार्डिनल अप्रोच पहले समझ लो, ठीक है, कि कार्डिनल अप्रोच है क्या, कैसे वर्क कर रही है, फिर उसके अंदर की थ्योरीज में समझा दूंगा आपको। अब चलते हैं कार्डिनल अप्रोच की तरफ। तो देखो, टू थ्योरीज टू थ्योरीज वर प्रोपाउंडेड अंडर दिस अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर आपको दो थ्योरीज देखने को मिलती हैं। कितनी थ्योरीज देखने को मिलती है, दो थ्योरीज देखने को मिलती है। कौन कौन सी मिलती है बेटा, देखो, पहला है कार्डिनल अप्रोच, ये आपकी अप्रोच है। पहली थ्योरी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, विच इज ऑल्सो नोन एज गोसेन फर्स्ट लॉ, विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। ये पहला है, ठीक। दूसरा है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है आपका, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आ गई। एक फन फैक्ट बताऊं, ये गोसन का सेकंड लॉ है। ये गोसन का सेकंड लॉ है। गोसन का फर्स्ट लॉ ये है, गोसन का सेकंड लॉ ये है। ये दोनों ही लॉ गोसन ने दिए थे, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो इस अप्रोच के अंदर दो थ्योरीज आती हैं। पहले आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों थ्योरीज के नाम याद कर लेना। और इस अप्रोच के अंदर दो थ्योरीज आती हैं, ये बात ध्यान रखना। इस अप्रोच में इतना ही। अगली वाली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इज दैट क्लियर। अगली वीडियो में मिलते हैं। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ नोट चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे सारे पीडीएफ लेक्चर्स और नोट्स आपको मिल जाएंगे। जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहां पर जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसके पीडीएफ लेक्चर्स आपको वहां अपलोड कर देता हूँ। आप जाकर के वहां से लेक्चर का पीडीएफ नोट आप ले सकते हो। इन सब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे है, ये जो दो अप्रोचेस हैं इसके अंदर, ये अप्रोचेस कैसे वर्क कर रही हैं और कैसे नहीं कर रही हैं, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि अप्रोच कैसे करना है। किसी भी थ्योरी को पढ़ने से पहले पहले उसकी हिस्ट्री जाननी होती है, और हिस्ट्री अगर आप जान गए हो तो आप चीजों को अच्छे तरीके से कर सकते हो।